अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी जान, आज हम लोगों ने बात करनी है। इससे पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है सेल्फ इंडक्शन की। तो जैसे कि लफ्ज सेल्फ आप लोगों को नजर आ रहा है, सेल्फ का मतलब खुद में। अब आप यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी और वो बात जो हमने इतने टॉपिक्स पढ़े उन सब में मौजूद थी, लेकिन ऑब्जर्व करना या सोचा नहीं गया और ना ही किसी ने इसके बारे में क्वेश्चन रेज किया कि भाई ऐसा क्यों और आप ये बात क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। सेल्फ इंडक्शन कहते किसे हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते किसे हैं? द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। एक ही कॉइल में जब करंट को चेंज किया जाएगा और उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ को क्या नाम देंगे मेरा बेटा? सेल्फ इंडक्शन। मतलब मैं दो कॉइल की बात नहीं कर रहा, नियर बाय कॉइल की बात नहीं कर रहा। एक कॉइल के अंदर जब आपने एक बैटरी लगाई, एक एक्सटर्नल ईएमएफ तो आपने पहले दी हुई है, लेकिन जब आपने उसका करंट चेंज किया तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? चेंज। अब जिस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना। हमने उस इंड्यूस ईएमएफ को अभी तक डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी लगाने की वजह से, आपके वेरिएबल रेजिस्टर लगाने की वजह से जो करंट में तब्दीली आई, उस करंट में तब्दीली की वजह से उसके अंदर एक और ईएमएफ पैदा कर दी, जिसे नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्शन का, या फिर इसे कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं मेरा बेटा? बैक ईएमएफ। ये फिनोमेना मोटर में भी ऑब्जर्व किया जाएगा, ये फिनोमेना जनरेटर में भी ऑब्जर्व किया जाएगा। जनरेटर और मोटर का एक छोटा सा डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, जिसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो जाए उसको जनरेटर कहते हैं, और जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में तब्दील हो जाए, रोटेशन में तब्दील हो जाए, उसको मोटर कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में वही द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट the phenomenon in which changing current in a coil induces an EMF in itself। इसके खुद में एक EMF इंड्यूस होती है। इंड्यूस का वर्ड जब भी बोला जाता है मतलब ये किसी रीजन या कॉज की वजह से जो चीज पैदा हुई, इंड्यूस का वर्ड तब बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात भी कर चुके थे हम लोग। इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। इसको मेरी जान हम नाम देते हैं मेरे बेटे सेल्फ इंडक्शन का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? सेल्फ इंडक्शन का। अब जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आती है, मैथमेटिकल फॉर्म में बिल्कुल वही काम होगा जो कि म्यूचुअल इंडक्शन में था, लेकिन यहां पे दो की बजाय एक कॉइल। यहां पे इंडक्टेंस सेल्फ का वर्ड जहां पे आए उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रिलेशन आएगा -L डेल आई। अब यहां पे मैं सिर्फ डेल आई का यूज करूंगा। दो कॉइलें नहीं है कि मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम दूं। जब कॉइल एक है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। करंट की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। डेल आई ओवर डेल टी। ये मैथमेटिकली हमने साबित करना है, प्रूफ करना है। अगेन जो स्टेटमेंट उसको रिपीट कर दो। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल। हम सबको पता है जब एक कॉइल में करंट चेंज होगा उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज। और जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगी मेरा बेटा? ईएमएफ। हमने नियर बाय कॉइल में तो म्यूचुअल इंडक्शन में उसको ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके अंदर खुद भी तो एक बैक ईएमएफ पैदा होगी, जिसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? सेल्फ इंडक्शन का। खुद में इंड्यूस होना तो क्या कह दिया? सेल्फ इंडक्शन। क्या कह दिया मेरे बेटे? सेल्फ इंडक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? अब वही मेरे बच्चे डायग्राम बनाते हैं। हमें कॉइल लेते हैं मेरा बेटा। उस कॉइल को अगर मैंने एक
कम होगा। तो मेरी जान, जब आपके पास बार बार यहाँ पे अगर इसकी सराउंडिंग में तब्दील हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो या एरिया तब्दील हो, आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इन दोनों में कोई एक भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज और अगर होगा तो फैराडे ये कहता है कि आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। आपके पास क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। आपके पास क्या इंड्यूस होगी बेटे? ईएमएफ। अब तो मेरी जान इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपने यहां पे यूज कर लिया वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब मेरे बच्चे, मैंने लास्ट टॉपिक में भी यही कहा था कि ये जो करंट में चेंज की तब्दीली की वजह से अभी पूरी एक्सप्लेनेशन की, ये सारी एक्सप्लेनेशन किस लॉ के बिहाफ पे है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, मैं आपको बार बार यही बात क्लियर कर रहा था, दिस इज द बैकबोन। ये लॉ आपके पास बैकबोन है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आप इस पूरे टॉपिक में अगर कोई इंडक्शन की बात पढ़ रहे हो तो उसकी एक ही रीजन है, चेंज इन फ्लक्स। अगर वो नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, अगर वो होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये फिनोमेना हमें किसने बताया? फैराडे ने। किसने बताया मेरा बेटा? फैराडे ने। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday's law of electromagnetic induction, मेरी जान, ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास होती है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी लिखते हैं मेरा बेटा हम हमेशा। यही होता है ना फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है कि जितना फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ भी उतनी ही इंड्यूस होगी। यही बात की थी मेरे बेटे हमने। अब हमें अपना प्रूव करना है, हमारी स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है। हम यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना करंट तब्दील होगा, जितना करंट तब्दील होगा उतना ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा। तो मेरा बेटा दोनों के तरह, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में भी कहा था, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। मैं इसके साथ ना पी लिख रहा हूं ना एस लिख रहा हूं क्योंकि कॉइल ही एक। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। फ्लक्स कब ज्यादा होगा? जब करंट ज्यादा होगा। फ्लक्स कब होगा? जब करंट कम होगा। अब मेरे पास अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो एन लिख लूंगा यहाँ पे सिंपल। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, एक ही कॉइल है तो सिंपल एन लिख दिया, साथ फाई आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अब सबको पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक कांस्टेंट यूज किया था और वो कांस्टेंट एम था। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, बात बिल्कुल सेम ही है, लेकिन हेनरी यूनिट भी सेम ही आएगा इंडक्टेंस का, लेकिन एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है और एक सेल्फ इंडक्टेंस है। एक में दो कॉइल्स आ रही हैं और एक में सिंगल कॉइल आ रही है। अब मेरे बेटे यहां पे हम जो यूज करेंगे वो एल आ जाएगा, एल आई एन एस इज इक्वल टू या एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। अब यहां से एल को डिफाइन करना हो तो आई इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
अगर आप फॉर्मूला को देखो तो कोई चेंज नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंडेंस भी नंबर ऑफ टर्न्स पे आ रही है, सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंडेंस भी एरिया ऑफ कॉइल पे आ रही है, डिपेंडेंस भी मेरा बेटा बिल्कुल सेम आ रही है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। बात समझ में आई मेरा बेटा? तो इसकी डिपेंडेंस भी क्या रहेगी? सेम। लेकिन अब इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बजाय क्या नाम देंगे मेरा बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस का। क्या नाम देंगे? सेल्फ इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्शन में जो M कांस्टेंट था उसको हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा था। सेल्फ इंडक्शन में जो L कांस्टेंट है इसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप खुद देखो, क्या ये कांस्टेंट भी सेम रहता है या नहीं रहता? जितना ज्यादा करंट होगा फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। रेशियो हमेशा क्या रहेगी? सेम होगी। लेकिन डिपेंडेंस क्या है? कैसे बढ़ाया जा सकता है? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दें, तो आपके पास क्या बढ़ जाएगी मेरा बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। जाने मन, अब आते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। हमने डेरिवेशन करनी है, वही फिनोमेना जी। फैराडे लॉ हमें पता है क्या होता है, माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। एंड वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एन फाई किसके इक्वल हमने प्रूव किया मेरा बेटा? एल आई के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव किया है? एल आई के इक्वल। अगेन इसको रिलेशन ए का नाम दे दें और अपनी इस वैल्यू को रिलेशन ए में जाके पुटअप कर दें, अपनी इस वैल्यू को रिलेशन ए में जाके पुटअप कर दें। तो जाने मन, जब आप इसको वैल्यू को पुट करोगे माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी में, तो अब मेरे बच्चे एन फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? एल डेल आई। मैंने डेल का साइन साथ ही रहने दिया, तो क्या हमारे पास ये प्रूफ नहीं हो चुका? माइनस एल डेल फाई ओवर टी या डेल आई ओवर डेल टी। ऊपर एक छोटी सी लाइन लिख लें ताकि आपको याद रहे, बाय पुटिंग द वैल्यू इन ए। इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करने से थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। जितना करंट में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ज्यादा क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। और उस कॉइल में खुद जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, इस खुद से ईएमएफ इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का दूसरा नाम हमारे पास बैक ईएमएफ है। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। अब मजेदार बात यह है कि जब कॉइल के अंदर इस ईएमएफ के वजह से एक और ईएमएफ भी पैदा हो रही है, सेल की अपनी एक ईएमएफ थी, एक और ईएमएफ पैदा होगी, तो ये ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज करेगी। ये ईएमएफ इस ईएमएफ को क्या करेगी? अपोज करेगी। क्योंकि हम ये कहते हैं इंडक्शन हमेशा अपने कॉज को क्या करती है? अपोज करती है। इसलिए इसको फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैक ईएमएफ का नाम दिया गया है। ये उसका साथ नहीं दे रही बल्कि उसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। उसका साथ नहीं दे रही बल्कि इसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द कॉज, जो इसको पैदा कर रहा है ये उसी के खिलाफ हो रही है, इसलिए इसको बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बैक ईएमएफ। दैट्स वाई। और मजेदार बात यह है कि इससे जितने पीछे टॉपिक पढ़े उन सब में यह फिनोमेना था, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे जैसे जो चीज ऑब्जर्वेशन में आती गई उसकी एक्सप्लेनेशन होती गई। एंड दिस कैन बी अफेक्ट, और ये जो अफेक्ट है वो आप जनरेटर्स और मोटर्स इन दोनों में भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं अगेन से इसको समराइज कर देता हूं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब एक ही कॉइल में जब करंट की तब्दीली आती है। प्रीवियसली टॉपिक में मैंने कहा था, अगर आप बैटरी लगा देते हैं
तो कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज होगा। तो मैंने भी यहाँ तो बैटरी लगा दी है ना भाई, लेकिन अगर मैंने बैटरी लगाई है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर एरो कभी कम कभी ज्यादा, ये स्लाइड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर तब्दील होगी, रेजिस्टेंस बदलेगी तो करंट बदलेगा, और अगर करंट तब्दील होगा तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या पैदा करता है? ईएमएफ। इस कॉइल में एक्सटर्नल ईएमएफ जो कि हमने बैटरी लगाई, इसकी वजह से एक और ईएमएफ पैदा होगी उसी कॉइल में, इसलिए उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम भी देते हैं। जितना करंट होगा उतना फ्लक्स होगा। यहां से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव कर दी और यह भी कह दिया कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो चीज इसको पैदा कर रही है, ये अपने कॉज को हमेशा अपोज करेगी। जब ये अपने कॉज को अपोज करेगी, इस वजह से इसको बैक ईएमएफ का नाम देते हैं, और इस बैक ईएमएफ के असर को जनरेटर और मोटर दोनों में ही हम डिस्कस करेंगे। अगेन मेरा पुत्र, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, और आप लोग जो सुन रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।